गंगा को ऐसे देख ऋषभ खुद को संभालता है। होश में रह ऋषभ, ये छलावा है, तेरी असली बीवी नहीं है। चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? तुमको यहाँ रखने के बदले सवाल पूछना मना है। तुम यहाँ रहकर कोई एहसान नहीं करोगी। 50,000 महीने की पगार और रहना खाना मुफ्त में मिलता रहेगा। बस बदले में जो नाटक करना है वो करती रहना, बिना अधिक होशियार हुए। तभी भूमि आंख मसलती अपने कमरे से आती है और गंगा को नर्मदा के लुक में देखती है तो उछलकर दौड़कर अपनी माँ के गले से लगती है। माँ, तुम ठीक हो गई? कितना रुलाया इस बार तुमने। जाओ, मैं बात नहीं करूँगी। गंगा घुटनों के बल बैठकर भूमि को मासूमियत भरी अदा से सहलाती है और माथे पर पुच्ची देती है। अरे, मेरी गुड़िया रूठ गई है। मैं उसे मनाना जानती हूँ, मगर जाकर कमरे में अपने तकिए के नीचे देखो जरा, चॉकलेट्स तुम्हारा इंतजार कर रही है। भूमि ये सुनकर खुशी से उछलते हुए वहाँ से कमरे की ओर चली जाती है। गंगा मुस्कुरा रही थी। तभी उठने के लिए उसने सहारे के लिए ऋषभ की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन ऋषभ उसकी ओर से मुंह मोड़कर निकल जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गंगा साड़ी में तंग आ रही थी और वो भी उठकर कार में बैठ जाती है। न जाने क्यों मैं ये सब कर रही हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि इस बच्ची को मेरे होनेपन की बहुत दरकार है। जिंदगी में अगर इतना पाप कर दिया तो ये गंगा प्रायश्चित भी करेगी। और ऋषभ गाड़ी लेकर आगे निकलता है। तभी गाड़ी एक चौराहे पर आ रुकती है। तभी गंगा की नजर कांच से बाहर जाती है तो वो देखती है कि बाइक पर सवार सागर के करीब बैठी अमृता ने उसे इतनी कसकर थामा हुआ है। दोनों प्रेमी जोड़े एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। पीछे बैठी अमृता सागर के गालों को चूम रही थी। ये देख गंगा को तकलीफ हो जाती है। आह! गंगा की निकली आह इतनी खतरनाक होती है कि वो ऋषभ के हाथ को कसकर थामकर उसे नोचते हुए कसकर आंखें मीचती है। ऋषभ इधर उधर देखता है। तभी वो भी बाइक पर बैठे लड़का लड़की को इतना करीब पाकर समझ जाता है कि गंगा हो न हो इसी से परेशान है। तकलीफ पड़ रही है ऋषभ। कुछ तकलीफों को बढ़कर खत्म हो जाने देना चाहिए गंगा। किसी भी तकलीफ की औकात नहीं कि वो तुमसे सांस लेने का हक भी छीने। पर इस भारी सीने में सांस घुट क्यों रही है? क्योंकि यहाँ रखा बोझा तुमने अभी तक हटाया नहीं है गंगा। पर तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो भी हट जाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो? नहीं, मैं खुद की मदद कर रहा हूँ। अब बस और सवाल नहीं, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में छोड़ दूंगा। गंगा चुप करके बैठ जाती है और ऋषभ उसे आगे लेकर जाता है जहाँ लोगों की बहुत घनी भीड़ थी। जैसे ही लोग ठकुराइन को देखते हैं, दौड़कर हाथ जोड़ते हुए उसके आगे आकर झुकते हैं। ये देख गंगा हैरान हो जाती है। ठकुराइन, आप लौट आई। ये सब आपकी खैरियत की दुआ के लिए ही घंटों धूप में खड़े होकर नंगे पांव मन्नत मांग रहे थे। ईश्वर ने हम सबकी सुन ली ठकुराइन। गंगा देखती है कि भयंकर भीड़ का हुजूम ठकुराइन के लिए कुछ भी करने को तैयार था और तब ऋषभ गंगा के हाथों उनको दान पुण्य भी कराता है। तभी एक बुढ़िया औरत आती है और अपनी साड़ी के पल्लू से निकला एक मोड़ा अधगला सा नोट गंगा और ऋषभ पर वारती है। नहीं बेटी, आज मैं लेने नहीं देने आई हूँ। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी हो दोनों। ईश्वर ये जोड़ी सदैव सलामत रखे बेटी, सदा सुहागन रहे, जुग जुग जियो। गंगा सुहागन होने का आशीर्वाद पाकर इमोशनल हो गई थी। वहीं ऋषभ तो सच जानता था, तो वो 2 कदम गंगा से दूर हट जाता है। और ये सब करके दोनों जब घर लौटते हैं तो गंगा अपने कमरे में जाने लगती है। तभी ऋषभ उसे रोकता है। ठहरो, आज से तुम नर्मदा के कमरे में रहोगी। जितना तुम उसे जान सकोगी तुम्हें ये ढोंग करने में आसानी होगी। गंगा ऋषभ अपने आलीशान कमरे में जाते हैं। जैसे ही ऋषभ दरवाजा लगाता है तभी गंगा के बाल खींचकर उसे एक चांटा लगाता है। तुम क्या करना चाह रही हो मैं सब समझता हूँ। तुम जैसी बेचारी अबला लड़की को किसने हक दिया तुमको मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने का? हाँ, किसने दिया आखिर ये हक? बोलो तुम, हटाओ इसको यहाँ से। वो इरावती। ये सुनते ही ऋषभ बुरी तरह से गंगा की मांग का सिंदूर उजाड़ देता है। इरवाती लाई है क्या तुम्हें यहाँ पर, या मैं जो तुम अपनी मनमानी कर रही हो? मेरी बात कान खोलकर सुनो लड़की, इस सिंदूर का हक मिलता नहीं, कमाना पड़ता है। और मैं इस ढोंग के चक्कर में ऐसे ही ऐरी गहरी लड़की को इसे लगाने का हक नहीं दे सकता हूँ, समझी? मैं आज से तुमसे सिंदूर का हक छीनता हूँ। तुम मेरी बीवी तो बनोगी, लेकिन बिना इस सिंदूर के। तुम भूमि की माँ बनकर तो रहोगी, मगर बिना मुझसे ब्याहे, बिना इस सिंदूर के। खबरदार, जो नर्मदा की जगह खुद को कभी सोचा भी। जाओ, अपना बिस्तर उठाओ और सोफे पर सो जाओ। ऋषभ गंगा पर भड़कता हुआ उसे जमीन पर धकेलता है और खुद बाहर चला जाता है। गंगा बेचारी जमीन पर पड़ी पड़ी रो रही थी। ईश्वर, हे विधाता, क्या है तेरी मर्जी?
ना मैं एक सफल बेटी बन सकी, ना एक माशूका। और अब ऐसा खेल रचा तूने कि मैं बिन ब्याही माँ बनकर रह गई, वो भी ऐसी जिससे उसकी मांग का सिंदूर भी रुसवाई कर बैठा है। मैं जी रही हूँ या तिल तिल कर मर रही हूँ, मैं अब कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। गंगा अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी भूमि कमरे में फुदकते हुए आती है और गंगा से आकर लिपट जाती है। माँ, तुम फिर से कौन रो रही हो? तुमको नानू नानी की याद आ रही है क्या? माँ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम ही तो हमेशा कहती थी कि कभी खुशी, कभी गम, कभी ज्यादा, कभी कम। जब खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो खाना फेंकते नहीं है, बल्कि उसके साथ दही का इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम ही तो कहती थी ना। गंगा भूमि की ऐसी नादानी मगर समझदारी भरी बातें सुनकर उसे सीने से लगा लेती है। तुम्हारी माँ जरूर कोई समझदार औरत रही होगी, लेकिन आखिर उनके साथ हुआ क्या था? मुझे आगे की कहानी कोई नहीं सुना रहा है। ये ऋषभ जी, ये इतने पत्थर कैसे हो गए? कोई तो बड़ी वजह रही हो। और गंगा भूमि को सुलाते सुलाते खुद भी सो जाती है। तभी ऋषभ कमरे में आता है और देखता है कि बिस्तर पर गंगा सो रही है और उसके पेट से लिपटकर भूमि भी सो रही है। ऋषभ दोनों को चादर उड़ाता है और भूमि का माथा चूमता है। तभी गंगा के चेहरे पर बिखरे बाल उसे तंग करने लगते हैं। वो उन्हें हटाने लगता है। कितनी मासूम लगती हो तुम सोते हुए, काश तुम सच में ही ऐसी होती गंगा। ऋषभ के होठ गंगा के माथे तक बढ़ ही रहे थे कि अचानक वो आंखें खोल देती है और ऋषभ हड़बड़ा जाता है। वो मैं बस तकिया ले रहा था, तुम दोनों यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, कल बहुत काम है मुझे। उधर अगला दिन संजीव के परिवार में खुशियों का दिन था। गंगा के जाने का मातम अब शांत हो गया था। अमृता, सचमुच इतना हीरा लड़का पसंद करके तुमने इस परिवार को दामाद के रूप में बेटा ही दे दिया। इसने एकदम सही कहा था कि वो मनहूस जब इस घर से निकल ही गई है तो निकल जाए ना, हम उसे वापस लाने को क्यों परेशान हो रही है। बापू, अब सुबह पहले अच्छी बातें करते हैं ना। बापू, सागर को आपसे कुछ बात करनी है। बापू, वो मैं वो कह रहा था कि मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। डैड ने काम के सिलसिले में कुछ साइट विजिट करने को कहा है, लेकिन मैं जाने से पहले अमृता को अपना बनाना चाहता हूँ, वरना कहीं गंगा लौटकर सब फिर से खराब ना कर दे। मुझे डर है इसीलिए। नहीं नहीं, वो कल मुही अब इस चौखट पर आ भी जाएगी तो उसकी टांगे खुद मैं इस दराती से काट दूंगी। पता नहीं कौन सी घड़ी में इस कोख से निकली है। सबने कहा देखो देखो वसुधा की गंगा, अब तो घर में भाग्य लक्ष्मी आ गई है, लेकिन उसके दुर्भाग्य ने ऐसा पीछा किया कि तेरे बाप को कहाँ कहाँ मुंह की खानी पड़ी। धंधे में चोट, समाज में चोट, बिरादरी में बदनामी, पैसे में चोट, और अब देख बाप की इज्जत पर भी चोट। हर वक्त चोट ही चोट तो दी है उसने मुझे। कोई बात नहीं, बीती बात को भूल जाइए। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उसी समाज के आगे मैं अमृता का हाथ इतना कसकर थामूंगा कि लोग गंगा की बदनामी के चर्चे नहीं, हमारे प्यार के चर्चे करेंगे। भाई वाह, क्या ही हीरा लड़का है ये अमृता, बार बार दिल खुश कर देता है। सागर हाथ जोड़कर वहाँ से जाने लगता है और शैतानी मुस्कुराता है। तो गंगा, कैसा लगा मेरा ये इक्का? तुम क्या सोचती थी कि मैं जवानी में क्या इतना बहक जाऊंगा कि दोनों बहनों के बीच पिसने वाला टॉर्चर झेलूंगा? ये तो मेरे दिमाग का फितूर था जो आज तुम्हारा पत्ता कट गया। उस दिन शादी में गंगा ने तो अमृता के कृष्णा को नहीं देखा था, लेकिन कृष्णा और सागर ने अमृता के साथ उसकी बहन गंगा को देख लिया था। ओ नो नो, ये मजे मजे में तूने तो एक ही घर में दोनों बार हाथ मार दिया सागर। पर एक को तो तू गर्लफ्रेंड मानता है और एक को टाइम पास, पर तेरा सच बाहर आ गया तो तू क्या करेगा? ऐसे तो अमृता भी हाथ से निकल जाएगी, कुछ तो कर। और सागर गंगा की ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर वहाँ से चला जाता है। गंगा उसे पीकर बेहोश हो जाती है और प्लान के मुताबिक अमृता सागर को बुला लेती है। अब बारी मेरी सबसे बड़ी चाल की। सागर की कार के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें से गांव की वैद्य निकलती है। ओहो मैडम, कार मेंटेन कर रही हो, बड़ी हाई फाई वैद्य हो फिर तो आप। बस लोगों की भलाई का नतीजा है। आप बताइए, आपको कौन सी भलाई चाहिए मुझसे? एक लड़की के लिए झूठ बोलना है कि वो प्रेग्नेंट है, और इतना गंभीरता से बोलना कि सच लगे। डोंट वरी, हो जाएगा। सच बनाकर ही तो ये गाड़ी ली है। अब गंगा तुम होगी बदनाम, फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जल्दी शादी कर देंगे और तुम हो जाओगी मेरे रास्ते से साफ। अब जो तुम्हारे भीतर पला भी नहीं है तुमको उसकी सजा लेनी होगी। आई एम सॉरी गंगा, तुम बस मजे के लिए हो। मैं तुमसे दिल लगाने की गलती नहीं कर सकता था।
अब मजा खत्म, तो तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं घुस सकती। गुड बाय। इस तरह सागर के धोखे के जहर ने गंगा को ऐसा डसा कि वो अपनी उस दुनिया से ही निकाल फेंकी गई। मगर सागर के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी और समाज का कार्यक्रम शुरू होता है। अमृता सुंदर साड़ी पहनकर सजती है। आज के चीफ गेस्ट यहाँ पर हम लोग ही है। सब लोग बड़ा खुश है कि संजीव अपनी बेटी की मंगनी समाज के आगे कर रहा है। थैंक यू कृष्णा बेटा। सब लोग बैठ जाते हैं और सागर और अमृता आगे आकर एक दूसरे को थामते हैं। अभी अंगूठी मत पहनाना, हमारे महापंडित ने कहा है कि उनके गुरु भी यहाँ पधारेंगे, उनके आशीर्वाद से ही सब होगा। और तभी एक लंबी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से निकलते हैं ऋषभ के कुलगुरु। अमृता सागर बड़ा खुश होकर उनको देखते हैं। और अब आ रहे हैं इस कार्यक्रम के वीवीआईपी गेस्ट, बड़े ठाकुर और ठाकुराइन। उनको देखते ही लोग बाग दौड़कर उनके हाथ पांव छूने लगते हैं। सब लोगों ने भीड़ बनाकर उन्हें घेर लिया था। ये देख अमृता और सागर हैरान होते हैं। ऐसी कौन सी तोप आ गई जो ये लोग इतना पगला रहे हैं? अरे बड़े ठाकुर और ठाकुराइन है, चुप करके उनका आशीर्वाद भी ले लेना, धन्य हो जाएंगे हम सब। और जैसे ही गंगा ऋषभ भीड़ से निकलकर बाहर आते हैं, सागर की नजर ठाकुराइन गंगा पर जाती है और सब चौंक उठते हैं। देखिए अब अगले एपिसोड का एक्शन बहुत जल्दी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट।